नमस्कार। आज आपके लिए 11वीं क्लास के तीसरे पार्ट का तीसरा असाइनमेंट लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको 2 असाइनमेंट भेज चुके हैं। तीसरा असाइनमेंट हमने 40 अंकों का बनाया है। तो शुरू करते हैं तीसरा असाइनमेंट। पार्ट 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए। ये कुल 5 अंकों के लिए है। यह असाइनमेंट कुल 40 अंकों का होगा। इससे पहले हमने 30 अंक के असाइनमेंट बनाए। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना है और मिलान करना है। कुल 5 अंकों के लिए है। प्रत्येक सही मिलान के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला, सबसे बढ़िया अंगूरी शराब रोमन साम्राज्य में कहाँ मिलती थी? तो सबसे बढ़िया जो अंगूरी शराब थी रोमन साम्राज्य में, वो कैंपेनिया नाम की जगह पर मिलती थी। तो आपका एक जो उसका सही मिलान होगा वो बी से होगा। दूसरा, जुडेया। जुडेया एक जगह है जहां पर रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया यहूदियों के द्वारा और 66 ईस्वी में भयंकर युद्ध लड़ा गया। इसे यहूदी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। रोमन साम्राज्य के खिलाफ ये युद्ध हुआ। इसमें यहूदियों का बड़ा विनाश रोमन राजा के द्वारा, वहां की सेना के द्वारा किया गया। तो यह जुडेया नाम की जगह पर हुआ। तीसरा, फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस जो है वो एक सुगंधित राल है। ये एक यूरोपियन नाम है और अरब क्षेत्र से ये ज्यादा सुगंधित राल जो थी वो आती थी रोमन साम्राज्य में, और इससे धूप और अगरबत्ती और इत्र, सेंट जैसी खुशबू वाली चीजें बनाई जाती थी। तो ये पेड़ों से प्राप्त की जाती थी। ये पदार्थ पेड़ों से मिलता था। तो फ्रैंकिनसेंस इसका नाम था। तो ये एक सुगंधित पदार्थ था, सुगंधित राल थी जिसका प्रयोग होता था धूप अगरबत्ती बनाने में। चौथा, कोलुमेला। जो कोलुमेला थे वो 1ली शताब्दी के लेखक हुए हैं और इन्होंने दास प्रबंधन के बारे में, दास श्रम के बारे में व्यापारियों को बहुत सारे निर्देश अपने लेखन में दिए हैं। 5वां, अवन आकार की झोपड़ियां। ये जो झोपड़ियां थी इनको मैपालिया बोलते थे और ये उन गरीब प्रदेशों में थी जो रोमन साम्राज्य में थे और अमीर प्रदेशों में इनकी गिनती नहीं होती थी। वहां पशुपालक, चरवाहे लोग रहते थे और वो अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और वो अपने साथ अपने अवन आकार की झोपड़ियां, जिनको मैपालिया बोलते हैं, भी साथ लेकर इधर से उधर जाते रहते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल 7 अंकों के लिए है। किसी किसी रिक्त स्थान में 2 भी दिए हुए हैं, वहां आपको आधा आधा अंक दिया जाएगा। पहला, रोमन साम्राज्य का परवर्ती पुराकाल डैश से डैश शताब्दी तक था। इसमें रोमन साम्राज्य का जो बाद का समय है वो हमें बताना है कब से कब तक था। तो रोमन साम्राज्य का जो परवर्ती पुराकाल था, मतलब उनके साम्राज्य का बाद का समय, वो 4ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच का था। तो इसमें आपका आएगा 4ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच रोमन साम्राज्य का परवर्ती पुराकाल था। दूसरा, सोलिडस सिक्का, बड़ा प्रसिद्ध सिक्का था रोमन साम्राज्य का। डैश सम्राट ने चलाया था। तो यहां हमें उस सम्राट का नाम लिखना है जिसने ये सिक्का चलाया था। तो सोलिडस सिक्का जो है वो कॉन्स्टेंटाइन नाम के सम्राट ने चलाया था। तीसरा, सोलिडस सिक्का डैश का बना होता था और इसका वजन डैश था। इसमें आपको उस धातु का नाम लिखना है जिससे ये सोलिडस सिक्का बनता था और इसका वजन कितना था। तो सोलिडस सिक्का सोने का बना होता था। सोने जो बहुमूल्य धातु है इसका बना होता था और इसका जो वजन था वो 4.5 ग्राम था। 4.5 ग्राम इसका वजन था। तो 4.5 शुद्ध सोने से बना हुआ ये सिक्का था जिसको कॉन्स्टेंटाइन नाम के सम्राट ने चलाया।
इसका कारण चलाने का भी हम आपको बता देते हैं कि जब स्पेन की खदानों से चांदी मिलनी बंद हो गई, क्योंकि जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट थे उनसे पहले वहां चांदी के सिक्के बहुत चलते थे, लेकिन चांदी के जो खदानें थी वो स्पेन में थी और वहां से चांदी मिलनी बंद हो गई, जिसके कारण चांदी का संकट पैदा हो गया। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने बड़ी समझदारी से इसका हल निकाला और सोने के सिक्के जारी किए, जिससे व्यापार को बहुत प्रोत्साहन मिला और प्रशासन में जितने लोग लगे हुए थे उनको वेतन भी सोने के सिक्के में दिया जाता था। चौथा, रोमोत्तर राज्य डैश डैश और डैश द्वारा स्थापित किए गए। इसमें आप कोई दो वो नाम लिख सकते हैं जिन्होंने रोमोत्तर राज्यों की स्थापना की। तो रोमोत्तर वो साम्राज्य थे जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद में स्थापित किए गए। उन राज्यों को ही रोमोत्तर राज्य कहते हैं। और ये राज्य रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा के बाद, मतलब राइन और डेन्यूब नदी के बाद यूरोप में जो जर्मन जनजातियां रहती थी उनके द्वारा ये बनाए गए। गोथ, वैंडल और लोम्बार्ड। गोथ, वैंडल और लोम्बार्ड नाम की जो जनजातियां थी उन्होंने रोमन राज्यों की स्थापना की और धीरे धीरे फिर रोमन साम्राज्य पतन की तरफ चला गया। पांचवा, दास समूह का प्रयोग उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका एक लेखक ने कहा है जो रोमन साम्राज्य में थे। इसका उत्तर होगा वरिष्ठ प्लिनी। वरिष्ठ प्लिनी नाम के एक लेखक ने यह कहा है कि दास समूहों का प्रयोग उत्पादन में ज्यादा करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं है, खराब तरीका है। छठा, परंपरागत रूप से डैश दूसरा सबसे शक्तिशाली और धनवान समूह था रोमन साम्राज्य में। तो रोमन साम्राज्य में दूसरे नंबर पर वो कौन सा शक्तिशाली और धनवान समूह है जिसका नाम हमें इसमें लिखना है, और वो समूह है नाइट वर्क का। यहां पर नाइट आप याद रखें, ये स्पेलिंग के से शुरू होगी, स्पेलिंग KNIGHT होगी। नाइट मतलब शूरवीर, मतलब वो धनुर्धर, घुड़सवार, योद्धा, जो रोमन साम्राज्य में दूसरे नंबर पर शक्तिशाली और धनवान समुदाय के रूप में थे। ये बड़े बड़े जमींदारी का काम या व्यापार का काम भी करते थे और बैंकिंग के काम में, मतलब साहूकारी के काम में भी लगे हुए थे। ये बड़े धनवान थे और योद्धा थे। इनको नाइट वर्क भी कहते हैं या फिर इनको अश्वारोही भी कह सकते हैं, क्योंकि ये घोड़े का इस्तेमाल किया करते थे, या फिर इनको इक्वाडक्ट्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखें। सातवां, डैश 5वीं शताब्दी के एक इतिहासकार और राजदूत थे। तो इसमें आपको उन इतिहासकार का नाम लिखना है जो 5वीं शताब्दी में इतिहासकार भी हुए और एक राजदूत भी हुए। तो ओलंपियोडोरस जो इसमें 5वीं शताब्दी के एक इतिहासकार भी हुए और राजदूत भी हुए। ओलंपियोडोरस उनका नाम था। तीसरा क्वेश्चन, सत्य असत्य बताइए। ये कुल 2 अंक के लिए है। रोमन साम्राज्य प्रारंभ में तानाशाही पर आधारित था और भ्रष्टाचार उस साम्राज्य में फैला हुआ था। इतने विशाल साम्राज्य के बारे में यह सुनना बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है कि वहां भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर फैला हुआ था। और शुरुआत में अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे, जो प्रशासन संभालते थे, वो तानाशाही रवैया अपनाते थे। किसी भी तरह की असहमति या राजा की बुराई बिल्कुल भी सहन नहीं की जाती थी और सख्त से सख्त दंड दिए जाते थे। तो आपका जो पहला कथन है वो सत्य है कि तानाशाही पर आधारित था रोमन साम्राज्य और भ्रष्टाचार भी उसमें फैला हुआ था। लेकिन बाद में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास किए भी गए। दूसरा, परवर्ती साम्राज्य में चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त नहीं हुई। परवर्ती साम्राज्य का मतलब है 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच का रोमन साम्राज्य। पहली 3 शताब्दियों में चांदी आधारित मुद्रा वहां चलती रही, लेकिन उसके बाद चांदी का संकट आ गया। स्पेन की खदानों से चांदी मिलनी बंद हो गई और फिर सोने पर आधारित मौद्रिक प्रणाली
शुरू की गई कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। तो ये जो कथन है ये सत्य नहीं है, क्योंकि परवर्ती साम्राज्य में मतलब चौथी शताब्दी के बाद चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली की जगह पर सोना आधारित मौद्रिक प्रणाली शुरू हुई। तो ये कथन आपका असत्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं 2। पहला, कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? इनमें से आपको प्रमुख उपलब्धियां बतानी है। ए, कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडस नाम का जो सोने का सिक्का था वो चलाया। या बी, उसने कुस्तुनतुनिया जो नई राजधानी बनाई उसका निर्माण करवाया। या सी, उसने नई प्रौद्योगिकी तथा लंबी दूरी के व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया एक सम्राट के रूप में। या डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है डी, क्योंकि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ये सभी काम किए साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए और साम्राज्य को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, ताकि उनका जो आमदनी थी, जो राजस्व मिलता था वो ज्यादा मिले, व्यापार फैले, नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो। इसीलिए उन्होंने सोने के सोलिडस नाम के सिक्के को चलाया, जिसका वजन था 4.5 ग्राम, जो शुद्ध सोने का बना हुआ था। 5वां, रोम में जस्टिनियन किस काल का शासक हुआ? ए, आरंभिक काल। बी, तीसरी शताब्दी। या सी, परवर्ती पुरा काल जो चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ। या फिर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो रोम में जो जस्टिनियन जो सम्राट हुए हैं वो 6ठी शताब्दी में हुए हैं, मतलब वो परवर्ती पुरा काल में हुए हैं। तो आपका सही उत्तर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 6। इस बार हमने 5 अंकों की जगह 8 अंक के भी 3 क्वेश्चन दिए। छठा क्वेश्चन कुल 2 भागों में दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोमन समाज और रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले कुछ आधारभूत अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें वो अभिलक्षण बताने हैं जो रोमन समाज में तो थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आधुनिक समाजों में भी मौजूद मिलते हैं। मतलब उनको ये दर्शाते हैं कि रोमन समाज और वहां की अर्थव्यवस्था बड़े आधुनिक थे। तो पहले इस स्क्रीन पर आपको रोमन समाज के बारे में बताएंगे, अगले स्क्रीन पर आपको रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। पहला, रोमन समाज के जो उच्च वर्ग थे, जैसे सेनेटर जो थे या सम्राट थे या नाइट वर्ग के जो लोग थे या प्रशासन से जुड़े हुए और भी लोग थे, उनकी भूमिका प्रशासन में बड़ी सक्रिय थी और उनको वेतन मिलता था। सम्राट तो मालिक होता था पूरे साम्राज्य का, लेकिन जो सेनेटर होते थे या नाइट वर्ग के जो लोग होते थे या और भी जो प्रशासन में जुड़े हुए थे, सेना के साथ जुड़े हुए थे, ये जैसे आधुनिक राज्यों में या देशों में देखने को मिलता है कि उनकी सक्रिय भूमिका उच्च वर्ग की होती है, वैसे ही सक्रिय भूमिका रोमन साम्राज्य में भी देखने को मिलती है। दूसरा, रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का महत्व बहुत अधिक था, ठीक वैसे ही जैसे आजकल के आधुनिक समाज में आप देखते हो। तीसरा, महिलाओं को संपत्ति और तलाक के मामले में कानूनी अधिकार प्राप्त थे और ठीक इसी तरह के अधिकार आधुनिक समाज में भी हम सब देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि आधुनिक समाज की कुछ बातें हमें रोमन समाज में देखने को मिलती हैं। चौथा, रोमन समाज में सांस्कृतिक विविधता थी, जिस तरह से हमारे देश में भी सांस्कृतिक विविधता है। बहुत सारे भाषाएं बोलने वाले लोग, बहुत सारे धर्मों के लोग, विश्वासों के लोग और बहुत सारी वेशभूषाएं पहनने वाले लोग, अनेक क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अनेक संस्कृतियों के लोग, अनेक धर्मों के लोग एक ही देश में, एक ही समाज में मिलजुल कर रहते हैं। यही सांस्कृतिक विविधता है। जैसे विविधता में एकता की बात की जाती है, रोमन समाज में भी हमें सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। 5वां, रोमन समाज में शहरी जीवन का भी बड़ा महत्व था। बड़े बड़े शहर थे भूमध्य सागर के आसपास भी और बाकी साम्राज्य में भी, जो व्यापार का गढ़ थे, जो वस्तु उत्पादन का गढ़ थे। ठीक इसी तरह के शहरी जीवन का महत्व हमें आधुनिक समय में भी देखने को मिलता है। अब इसका अर्थव्यवस्था वाला भाग अगले स्क्रीन। रोमन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी और अर्थव्यवस्था मजबूत थी, इसीलिए उनको बड़ी भारी मात्रा में करों की प्राप्ति होती थी, मतलब उनकी आय अधिक थी, राजस्व अधिक था।
इस कारण वो एक विशाल सेना बना पाए और 3 महाद्वीपों में लंबे समय तक अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए। दूसरा, सामान ढोने के लिए कंटेनरों का प्रयोग वो लोग करते थे, जैसे एम्फोरा नाम के कंटेनर थे जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, या ड्रेसल 20 नाम के जो कंटेनर थे जैतून का जो तेल जिनमें ढोया जाता था, स्पेन में जिनका प्रयोग किया जाता था। और व्यापार बहुत ज्यादा फैला फैला था। गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का जो तेल था उनका तो व्यापार बहुत ज्यादा था और राज्य को इनके व्यापार से बहुत ज्यादा करों की प्राप्ति होती थी, आमदनी होती थी। चौथा पॉइंट, खनन और उत्पादन में जल शक्ति का प्रयोग भी वो लोग करते थे, तो अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत थी। और जल शक्ति का भी प्रयोग, जैसे आधुनिक समय में आजकल जल शक्ति का बहुत प्रयोग होता है उत्पादन में, वैसे ही उस समय भी होता था। पांचवा, बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए हुए थे उन लोगों ने। इटली में बड़े पैमाने पर उद्योग लगे हुए थे, जो शहर थे वहां बड़े पैमाने पर उद्योग थे। ठीक वैसे ही जैसे आजकल आप अपनी देश की अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों को देखते हैं। इसके अलावा मुद्रा प्रणाली बड़ी बेहतरीन थी। दिनारियस जो 4वीं शताब्दी से पहले चांदी का सिक्का चलता था, वहां चांदी की धातु से बनाया जाता था। या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने जो शुरू किया 4वीं शताब्दी में सोलिडस नाम का शुद्ध सोने का 4.5 ग्राम का सिक्का, मुद्रा प्रणाली से उनको बड़ा लाभ हुआ। इससे करों की प्राप्ति मुद्रा में हुई। प्रशासन में जो लोग लगे हुए थे उनको वेतन मुद्रा में दिया जाता था, वो बड़े अमीर हो गए थे और इससे व्यापार करने में बड़ी आसानी भी होती थी। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं रोमन अर्थव्यवस्था और वहां के समाज में देखने को मिलती है। चलते हैं अगले पर। रोम साम्राज्य की विश्व को देन की विवेचना कीजिए, ये 8 नंबर के लिए हमने यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना कि रोम साम्राज्य की क्या देन थी। पहला, रोमन साम्राज्य ने 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया का पश्चिमी भाग और अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग, सारा मरुस्थल के उत्तर में, इन 3 महाद्वीपों में फैले हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ये विशाल साम्राज्य भी विश्व को एक तरह से देन थी। दूसरा पॉइंट, विशाल साम्राज्य का प्रबंधन बड़ी अच्छे से किया गया, जिससे हमें प्रबंधन की शिक्षा भी मिलती है। तीसरा, साम्राज्य में सैनिक संगठन बड़ा मजबूत था और ये वहां का एक बड़ा विशाल संगठन था, एकल संगठन था और बहुत अधिक मात्रा में 4वीं शताब्दी में तो 6 लाख तक सैनिक वहां थे। और प्रोफेशनल सेना थी, वहां की व्यावसायिक सेना थी। इस सेना की मदद से ही वो इतने लंबे साम्राज्य को, इतने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रख पाए और लंबे समय तक उसको बनाए रख सके। चौथा पॉइंट, साम्राज्य में रोमन कानून विभिन्न भाषाओं में बनाए गए, विभिन्न विषयों पर भी बनाए गए, जैसे श्रम प्रबंधन पर बनाए गए। दास श्रम का कैसे प्रबंधन करना है, दासों को काम में कैसे लगाना है, कैसे उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं, दास के बारे में नियम कैसे होंगे, इस तरह के बहुत सारे कानून बनाए गए। जैसे आधुनिक समाज में भी इस तरह के बहुत सारे कानून बने हुए हैं। विवाह और उत्तराधिकार के कानून भी वहां थे, जैसे आधुनिक समाज में है। ये भी एक तरह की देन है। इस तरह के कानून जो बने उस समय, ये बड़ी बात थी। इससे विश्व को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुद्रा का प्रचलन था, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म राजधर्म बनाया गया और इसके बाद फिर इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाया और फिर इसको राजधर्म बना लिया, ईसाई धर्म को। उसके बाद ईसाई धर्म संसार में तेजी के साथ फैला। छठा, विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग भी साम्राज्य में रहते थे, इस और उनमें धार्मिक सहनशीलता थी, तभी तो रहते थे वहां पर। आप लोग ईसाई लोगों को उस साम्राज्य में अगर पढ़ें तो पाएंगे, यहूदी लोगों को पढ़ेंगे तो पाएंगे, और भी समुदायों के धार्मिक विश्वासों के लोग वहां मौजूद थे। व्यापार और परिवहन पर उन्होंने ध्यान देते हुए सड़कें और पुलों का निर्माण भारी मात्रा में अपने साम्राज्य में करवाया, जिससे हमें परिवहन के साधनों की सीख मिलती है कि उनका विकास बड़ी तेजी से करना चाहिए सरकारों को। आठवां, भवन निर्माण कला पर उन्होंने बड़ा ध्यान दिया। एक बड़ा अच्छा उदाहरण इसमें हमें देखने को मिलता है कि 79 ईस्वी में कोलोसियम उन्होंने बनाया, जहां 60,000 दर्शक बैठ सकते थे और जहां जानवरों की लड़ाई करवाई जाती थी। दर्शकों के लिए, मनोरंजन के लिए तलवारबाज लोग तलवार चलाते थे और वहां अपना
शक्ति प्रदर्शन करते थे, जो दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक अच्छा साधन था, क्योंकि साल में वहाँ बहुत अधिक दिनों तक मनोरंजन के कार्यक्रम चलते रहते थे। 9वां पॉइंट, रोमन साम्राज्य में बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ और उनमें से कुछ तो संसार में अभी भी महत्व रखती हैं। चलते हैं अगले। 8वां क्वेश्चन, यूनान और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति की व्याख्या करनी है। 8 अंक के लिए है। पहला पॉइंट, यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। बहुदेववादी थे रोमन साम्राज्य के लोग। बहुदेववादी का मतलब है वो एक से अधिक देवताओं की उपासना करते थे और वहाँ बहुत सारे पंथ थे, बहुत सारे धार्मिक विश्वासों के लोग वहां पर रहा करते थे। उनकी अलग अलग उपासना पद्धतियां भी थी और अनेक देवता थे, जैसे जुपिटर नाम आपने सुना होगा, इस नाम का एक ग्रह भी है। जूनो आपने नाम सुना होगा, मिनर्वा, मार्स, ये रोमन साम्राज्य में देवताओं के नाम थे। तो अनेक देवता थे, वो लोग बहुदेववादी थे। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में देवताओं के लिए हजारों की संख्या में मंदिर बनाए हुए थे, मठ बनाए हुए थे, देवालय बनाए हुए थे। अनेक समुदायों ने, जैसे यहूदी लोगों ने भी अपने जो देवालय हैं या जो उपासना केंद्र हैं वो बनाए हुए थे। यहूदी धर्म उस समय ईसाई धर्म से भी पहले रोमन साम्राज्य का एक बड़ा धर्म था, लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को अपना लिया और उसे राजधर्म बना दिया। पर उस समय तक भी, जब ईसाई धर्म की शुरुआत रोमन साम्राज्य में होती है और उसके 100 साल 150 साल तक भी बाकी धार्मिक विश्वास भी फलते फूलते वहां रहे और बहुत ज्यादा उनमें कोई मनमुटाव या बड़ा झगड़ा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रचार वहां होने लगता है, ईसाई धर्म के बहुत सारे धार्मिक स्थल, चर्च वगैरह बनाए जाते हैं, तो आगे चल के हमें धार्मिक विश्वासों में बहुत सारे अंतर या मनमुटाव या उनमें विरोध भी देखने को मिलता है। तो इसके साथ हमारा तीसरे पार्ट का तीसरा असाइनमेंट पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।